सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्लास 12th बोर्ड के आंसर राइटिंग के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में हमें बहुत सारी चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली वो कि हम जब प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने अपने प्री बोर्ड्स दे दिए होंगे और आपको एक आइडिया हो गया होगा। 1 या 2 प्री बोर्ड्स अभी तक आपने आराम से दे दिए होंगे। तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि आप कौन सा सेक्शन को पहले चूज़ करते हैं, कौन सा सेक्शन को बाद में चूज़ करते हैं। तो जिस भी सेक्शन से आप पहला लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जिस भी सीक्वेंस में पहले लिखना स्टार्ट करें कि पहले आंसर राइटिंग करें कि पहले पैराग्राफ राइटिंग करें, अब जिस भी सीक्वेंस में पहले कर रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं अभी तक, प्लीज़ उसी को ही फॉलो करें, उसी पर ही स्टिक रहें। अपने सीक्वेंस को एट द एंड बिल्कुल चेंज ना करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब हम इंग्लिश में आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें हमेशा उसमें वर्ड लिमिट्स मेंशन किए होते हैं क्वेश्चन पे, जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। बट प्लीज़ बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। उसमें जो वर्ड लिमिट्स दिए होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप 1-2 वर्ड्स आगे पीछे कर सकते हैं, नो इशू, बट ज़्यादा डिफरेंस लाने की कोशिश मत कीजिएगा, लाइक कि 10 से 12 के डिफरेंस हो जा रहे हैं, प्लीज़ वो मत कीजिएगा। एक सजेशन दूँगी कि आप जितना हो सके उसमें आंसर राइटिंग कीजिए, जितना हो सके उसमें आंसर राइटिंग कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही फ्लुएंटली लिख पाएँगे। एंड जब आप बोर्ड दे रहे होंगे ना, तो हमेशा हमारे साथ क्या होता है ना कि हम पैनिक कर जाते हैं क्वेश्चंस देख के, या फिर हम उस समय सोच नहीं पाते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे आंसर राइटिंग करना है, या फिर तब कीवर्ड्स अच्छे-अच्छे दिमाग में नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं, फिर गो थ्रू कर रहे होते हैं ना, तब ज़रूर क्लिक कर जाता है कि नहीं, इसमें ये भी ऐड करना था, या फिर बहुत सारे हम ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं उसमें। ठीक है? तो रिवीजन का जो टाइम होता है ना, प्लीज़ आप उसे हमेशा लेने की कोशिश कीजिएगा बहुत। और जो गलती मैंने रिपीट की है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आप सब रिपीट करें। बेसिकली मैंने पिछले साल ही क्लास 12 पास आउट किया है, एंड इंग्लिश में मैंने अच्छा ही स्कोर किया था। मैंने 90 अबव सोच के रखा था, बट 90 अबव तो नहीं हो पाया था। 83 समथिंग आए थे मेरे इंग्लिश में। रिवीजन के लिए हमेशा टाइम बचाइएगा अपने हाथ में, 10 से 15 मिनट मिनिमम अपने हाथ में बचा के रखिएगा कि आपको रिवीजन करने को मिले, आपको आपके आंसर से गो थ्रू करने को मिले। ठीक है? हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, और जितना हो सके ना, आप प्लीज़ गूगल में जाइए, वहाँ पे टॉपर्स के आंसर शीट को निकालिए, उसे रिव्यू कीजिए, उसे देखिए कि उन लोगों ने क्या-क्या मिस्टेक्स की थी, या फिर वो लोग अपने आंसर्स में की पॉइंट्स कैसे ऐड करते थे, कीवर्ड्स कैसे ऐड करते थे, बिकॉज़ इसी के मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मेट हम सबको मालूम है, हम लोग अच्छे से याद करे हुए हैं, हम लोग एग्ज़ाम जाके बखूबी लिख भी देंगे और हमें नंबर भी मिल जाएगा। बट मेन दिक्कत होती है आंसर राइटिंग करने में। जब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसको हमेशा ध्यान रखिएगा, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि आप ओसवाल की बुक परचेज़ कर लें, या फिर आपके किसी सीनियर के पास है तो उनसे एटलीस्ट बोरो कर लें। कहीं से भी क्वेश्चंस निकालें, आप ऑनलाइन क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, आप पीडीएफ से निकाल सकते हैं, किसी भी ग्रुप से निकाल सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन निकालें, बट प्लीज़ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। इससे आपका फ्लुएंसी भी आएगा, इससे आप टाइम, जो मतलब एक टाइम लिमिट रहता है, आप टाइमली कंप्लीट कर पाएँगे। एंड दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको दिमाग में वो बैठ जाएगा कि किस कौन सा कीवर्ड, कौन सा की पॉइंट कहाँ ऐड करना है, कैसे ऐड करना है। ठीक है? क्योंकि हमारा जो वो बुक है, हमारा जो सीबीएसई का क्लास 12 के जो बुक्स है, वो दोनों बुक्स काफ़ी ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग टाइप के हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंसान को कन्फ्यूज़ करते हैं। उसमें जैसे चैप्टर्स हैं, पैनकेक्स एक एग्जाम्पल है, ठीक है? एंड पोएम स्पेशली पोएम्स हैं हमारे, काफ़ी ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच भी पूछे जाते हैं। तो जितना आप उसको गो थ्रू करेंगे, आप उन सब चीज़ों से भी मतलब आप ध्यान में रखेंगे कि हाँ, कहाँ पे क्या है। तो चलिए, इंग्लिश के बारे में इतना ही काफ़ी है, बाकी प्रैक्टिस इज़ द की। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में हमेशा क्या होता है ना कि हमें क्वेश्चन कुछ दिया होता है, और जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो हम उसमें बहुत कुछ या तो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, या फिर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। तो आप जब भी पढ़ रहे हो ना हिस्ट्री से, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि एक इस टॉपिक में, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ये टॉपिक्स के ये वाले डिस्क्रिप्शन को मुझे तब लिखना है जब मुझे यही स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। ये नहीं है कि अगर मेरे से दूसरा टॉपिक का पूछा गया तो मैं इसको भी ऐड कर दूँ, उसको भी ऐड कर दूँ, जस्ट टू इंक्रीज माई मतलब आंसर का लेंथ इंक्रीज करने के लिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि सीबीएसई वाले आंसर क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, या फिर सिर्फ लेंथ देख के नंबर दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी टॉपिक को कॉपी उठाइएगा ना, उसमें आपको यही मिलेगा कि उन लोगों ने कितनी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। नहीं, सारे अच्छे तरीके से नहीं लिखते हैं। टॉपर्स के आंसर शीट में भी आपको कुछ-कुछ गलतियाँ देखने को मिलेंगी, जो कॉमन है, वो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? गलतियाँ होती ही हैं। ठीक है? तो उनके कॉपी में भी आपको गलतियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन मैक्सिमम आपको टॉपर्स के पेपर में यही देखने को मिला है, कितनी प्रिसाइज़ली उन लोगों ने लिखा है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है, सटीक उसी के बारे में लिखा है। फालतू का इधर-इधर से कहानी नहीं लेना है आपको। और हाँ, मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगी कि जितना हो सके ना, प्लीज़ एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहें। एंड मोमेंट पे आके किसी भी गाइड को फॉलो ना करें, किसी एक्स्ट्रा मटेरियल को फॉलो ना करें, किसी सोर्स मटेरियल के पीछे बिल्कुल ना भागें। जितना हो सके हिस्ट्री के आंसर्स को याद करके लिखने की कोशिश करें। ठीक है? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लिख-लिख के याद करते हैं, बहुत लोग का होता है कि रीड करके दिमाग में छप जाता है, बट प्लीज़ गाइज़, ये आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, इसको सीरियसली लीजिए बहुत। और इसके बाद अब सीयूटी भी आ रहा है, तो आपका एक साथ-साथ ना 2-2 काम कवर हो जाएगा। मतलब लाइक आप इधर प्रिपरेशन करोगे अपने बोर्ड्स के लिए, बोर्ड भी प्रेप हो रहा है, सीयूटी भी प्रेप हो रहा है। जितना हो सके एनसीईआरटी के गो थ्रू कीजिए, जितना हो सके। सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहिए, किसी भी सोर्स, किसी भी मटेरियल के पीछे बिल्कुल ना भागें। पिछले वाले जो वीडियोज़ है, उसमें मैंने हिस्ट्री के बेस्ट चैनल्स के बारे में बात किया था कि कौन-सा चैनल आपको प्रेफ़र करना चाहिए अपने हिस्ट्री के प्रेप के लिए, या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए। हो सकता है कि एंड मोमेंट पे आप आ गए और आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक भूल गए हों, या फिर आपको रिवीजन करना, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है? तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन्स ब्रो करके यूट्यूब में एक चैनल है,
मैं सही बता रही हूँ, उस चैनल ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था पर्सनली, काफ़ी ज़्यादा वो चैनल हेल्पफुल है। तो जब मेरे लिए हेल्पफुल था, वो आप सबके लिए भी हेल्पफुल होगा। मैं आपको कोई गलत सजेशन बिल्कुल नहीं दूँगी। आप प्लीज़ एक बार उनके चैनल को जाकर विजिट कीजिएगा, वो लोग प्रॉपर रिविज़न करवाते हैं, ठीक है? आंसर राइटिंग के लिए भी मैं हिस्ट्री में आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जितना हो सके आप आंसर को मतलब लाइक पढ़ें, ठीक है? और उसको लिखने की कोशिश करें अपनी लैंग्वेज में कि हाँ, मैं पॉइंट वाइज़ में कैसे लिख सकता हूँ या फिर लिख सकती हूँ, या फिर मैं कैसे उसको प्रेज़ेंट कर सकता हूँ अगर मुझे लिखना है तो। मैं कैसे उसको कर सकती हूँ, आपको खुद अरेंज करना होगा, ठीक है? आप एक टॉपिक याद करें या फिर एक चैप्टर का कोई पार्ट उठा लें कि हाँ, मुझे ये है, तो उसका आंसर राइटिंग आप बैठ के फ्री टाइम में एटलीस्ट करें, ठीक है? हर रोज़ आपको एनसीईआरटी के एक चैप्टर का 2 क्वेश्चन एटलीस्ट करना है, एटलीस्ट। एक सुबह कर लीजिए, एक शाम को कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ठीक है? हिस्ट्री को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, ये और इतना भी ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, ईज़ी है। अगर आप समझ जाएँ तो हिस्ट्री ईज़ी है। हिस्ट्री उतनी बोरिंग नहीं है जितना हम बनाते हैं या फिर जितना हम सोचते हैं। तो ये थॉट ही अपने दिमाग से भी फिलहाल के लिए निकाल दीजिए कि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है या फिर स्कोरिंग नहीं है या फिर काफ़ी टफ है। हिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग रहेगा, बस आपको थोड़ी-सी ध्यान देने की ज़रूरत है। आंसर राइटिंग करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, आपके उसमें से एमसीक्यूज़ कवर होंगे। आपको मालूम होगा कि एमसीक्यूज़ में अगर 1 नंबर है, मतलब 1 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, या तो आपको मिल जाएँगे या तो वो चले जाएँगे, ठीक है? एंड तीसरी ये होती है ना कि हम सोर्स बेस को आप नेगलेक्ट नहीं करना है, टाइमलाइन्स को नेगलेक्ट नहीं करना है, डेट को नेगलेक्ट नहीं करना है, इवेंट्स को नेगलेक्ट नहीं करना है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। इन सब चीज़ों को भी पढ़ते रहना है। इससे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आप हिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर करेंगे, बहुत लोग 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, ओके। एंड अब मैं ज्योग्राफी की बात करूँगी, तो ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग में मैं जहाँ तक मैं बात करूँगी कि आंसर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा नंबर कटती है, ठीक है? ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जहाँ पे हमें आता सब कुछ है, हमें याद ही जल्दी हो जाता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, सब परफेक्ट लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती हम लोग आंसर राइटिंग में ही कर देते हैं उसके। आंसर राइटिंग में क्या होता है ना कि जब हम लिख रहे होते हैं ना ज्योग्राफी में, तो एक ही पॉइंट या तो 75 बार रिपीट कर देते हैं, कोई फैक्ट इंक्लूड नहीं करते हैं, कोई डेटा इंक्लूड नहीं करते हैं, कोई जगह का नाम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? बस लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, कभी-कभी एक-एक पॉइंट 2-2 बार रिपीट भी कर देते हैं। प्लीज़ वो सब चीज़ों को ना करें। ज्योग्राफी के आंसर्स वो लेंदी करने के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, ठीक है? वो एक तो छोटे-छोटे नंबर के होते भी हैं वो, कुछ खास बड़े नंबर के होते भी नहीं है, ठीक तो उसमें जितना भी पॉइंट्स है ना, आप प्लीज़ उसको इतने अच्छे तरीके से लिखें कि आपका एक-एक पॉइंट ये एक-एक नंबर स्कोर कर जाए, ठीक है? कि एग्ज़ामिनर को वो काटने का कहीं से मौका ही ना मिले। और हाँ, प्लीज़ मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगी कि पॉइंट्स में आंसर लिखें, नीट हैंडराइटिंग रखें, काटा-कुटी बिल्कुल ना करें। अगर आपको कट करना हो ना, सिर्फ़ सिंगल लाइन में कट डाल दें, ठीक है? और अगर आपको पूरा आंसर कट करना हो, तो सिर्फ़ एक सिंगल लाइन ऊपर से नीचे तक कट करके छोड़ दें। कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, जगह का नाम, डेट हमेशा हर एक सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यूज़ जितना हो सके आप उसको देखें, एंड बिल्कुल भी इस उम्मीद में ना रहे कि कोई इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल भी नहीं रहे। सारा चीज़ पढ़ें, क्योंकि सीबीएसई है, सेट वाइज़ पेपर होता है, किसके पास कौन सा सेट आएगा, कुछ गारंटी नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर पे। बहुत लोग इस सब्जेक्ट से डरते हैं। इकोनॉमिक्स एक चीज़ है ना, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी इस इकोनॉमिक्स के आंसर राइटिंग के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी एक कहानी के टाइप में हम उसे पढ़ लेंगे और जाके एग्ज़ाम में अपने लैंग्वेज में हिसाब से लिख देंगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी फोकस करूँगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, क्योंकि हम उसी को ज़्यादा लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं बेसिकली। मैक्रो के लिए सब डरते हैं, तो सब स्टार्टिंग से प्रिपेयर करके रहते हैं कि नहीं इसका आंसर राइटिंग अच्छे से करना है। बट इसी चक्कर में हम उसके दूसरे पार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो कहानी के टाइप में है, स्टोरी के टाइप में है, हम इसे अपने लैंग्वेज जाके एग्जाम में लिख देंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरा भी इकोनॉमिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा गया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। लाइक मैं सोच रही थी कि मुझे तो एकदम 90 अबव भी आएँगे, बट 86 आए थे मुझे इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो आंसर राइटिंग का जो पार्ट था, उधर मैंने गलती की थी बहुत सारी। जब आप अपने लैंग्वेज में लिख भी रहे होते हो ना, फिर भी आपको उसमें डेटा, फैक्ट्स, इवेंट के नाम, जगह का नाम या फिर कम्युनिटी का नाम, ग्रुप का नाम, ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती है, मेंशन करना होता है। ये सारी चीज़ें आपके आंसर्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक यहाँ से यहाँ ले जा सकता है, ये सारी चीज़ें। आपके आंसर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकता है, जो पढ़ रहा होगा ना उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ये सब चीज़ें पढ़ने में, ठीक है? एंड हाँ, अगर आपको नहीं याद आ रहा है एग्ज़ाम टाइम पे तो प्लीज़ गलत-सलत मत लिखना, छोड़ देना। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अभी से ही याद करते रहें, अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, प्रॉपर एकदम 1 महीने का टाइम है। इसे प्लीज़ कहीं भी वेस्ट ना करें। कोई भी सोशल मीडिया ऐप पर अगर आप लोग हैं, तो प्लीज़ सोशल मीडिया ऐप से 1 महीने के लिए एटलीस्ट अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें एंड फुल्ली फोकस करें इसी बोर्ड पे, क्योंकि ये लाइफ़ का आपका आखिरी बोर्ड है, ठीक है? अब इसके बाद आप जो एग्ज़ाम्स देंगे वो कॉलेज लेवल के होंगे, अलग-अलग यूनिवर्सिटी लेवल के, कॉलेज लेवल के आप एग्ज़ाम्स देंगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देंगे अलग-अलग। लेकिन अब ये बोर्ड जो है आपका लाइफ़ का आखिरी है, हो रहा है, ठीक है? एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है आपकी लाइफ़ में। कितने सारा आपका कॉलेज का एंट्रेंस इसके ऊपर अटका हुआ है। इकोनॉमिक्स अगर आंसर राइटिंग की हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे खास करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके आंसर राइटिंग पे खास करके ध्यान दीजिएगा। वो कोई स्टोरी नहीं है, वो कोई हिस्ट्री नहीं है, आप जो बैठ के रट रहे हैं और आप बैठ के कुछ भी लिख देंगे या फिर कहानी की तरह कुछ भी सुना देंगे और उनको चल जाएगा। नंबर आपको मिलेंगी, उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे, नंबर डिडक्ट नहीं होते, लेकिन एक होता है ना कि 90 के अबव आपको लाना है, A1 स्कोर करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको देखिए 80% 70% तो सब स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जो लोग 90% स्कोर कर रहे होते हैं ना, वो लोग ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉलो करते हैं, क्योंकि 70-80% तो ज़ाहिर सी बात है कि कहीं नहीं जाने वाले। आपने अब तक जितनी भी पढ़ाई की है, जितना भी आपने अभी तक किया है, पीवाईक्यूज़, मॉक टेस्ट, जितना भी प्री बोर्ड्स दिया है, उसके अकॉर्डिंग पे आप 70-80 नंबर के लिए प्रिपेयर्ड हैं। बट अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपको A1 लाना है, 90% से अबव लाना है, 100 में 100 लाना है, टॉप करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो समय चल रहा है ना, ये 1 महीना इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने का ही टाइम है।
अब यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा से कुछ पढ़ाई नहीं करनी है या कोई एक्स्ट्रा से सिलेबस कवर नहीं करना है, बस रिवीजन करना है और अपनी छोटी-छोटी चीज़ों पे फोकस करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको एनहांस करना है एंड इन सब चीज़ों से आपकी आंसर राइटिंग जो है ना, उसका लेवल बहुत ही ऊपर चला जाएगा एंड जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा होगा ना, तो उसके ऊपर भी आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड आपके नंबर 70-80 से डायरेक्ट 90 टू 100 में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। आप प्लीज़ इसको करते रहिए और अपना हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए, काम रहिए, ठीक है? पेशेंस रखिए, सब कुछ बढ़िया होगा और अब तो सीयूटी का भी एपिसोड्स आने वाला है, तो उसमें भी हमारी मुलाकात होगी। हम उसमें भी पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने एग्जाम्स दिया है, फिर मुझे जितना आइडिया है, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। एडमिशन के प्रोसेस में भी मैं आपके साथ रहूँगी। आपको जहाँ-जहाँ हेल्प लगेगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। डीयू एंड बीएचयू का तो मैं अच्छे से आपको बता सकती हूँ। मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ। मुझसे जितना हो सके मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है? एंड एक बात मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप जिस भी स्टेट से हैं और अगर उस स्टेट का भी किसी कॉलेज का अगर आपका फॉर्म अभी आ रहा होगा जनवरी, फरवरी या मार्च के टाइम में, तो ज़रूर उसको नोटिस ध्यान में रखें और स्टेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल अप करके ज़रूर रखें। सीयूटी ओके है, हमारा वो ड्रीम है, हम सीयूटी से एक बेटर यूनिवर्सिटी अचीव करना हमारा एक ड्रीम है, अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे कॉलेज से पढ़ना हम सबका सपना है। लेकिन हो सकता है मिसफॉर्च्यून कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर बाय चांस हम वो चांस मिस करते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेज में तो आराम से पढ़ सकते हैं, स्टेट के बेस्ट कॉलेज या बेस्ट यूनिवर्सिटी में तो पढ़ सकते हैं। एंड जो भी पेरेंट्स या गार्जियंस ये वीडियोज़ देख रहे हैं ना, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें या फिर आपके अगल-बगल जो बच्चे हैं जो बोर्ड्स दे रहे हो इस साल 12th के बोर्ड्स दे रहे हो, प्लीज़ उनसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है? ताकि उन्हें भी पता चले कि ये चीज़ें जो है वो गलती ना करें अपना आंसर राइटिंग में, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। आईपी में स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग का जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? उसमें लॉजिक आपको यूज़ करना होगा, ठीक है? आपको छोटे-छोटे एरर्स के ऊपर फोकस करना होगा एंड जो कि एज़ मैंने पहले पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रैक्टिस से ही होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको सजेस्ट किया था कि आप ओसवाल का आईपी का बुक परचेज़ कर लें, ठीक है? फॉर प्रैक्टिस क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी छोटा है, तो काफ़ी जल्दी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है? तो अभी जब प्रैक्टिस ही करनी है और रहा बात सबके ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन में ऐसा कुछ वरीड होने वाला बात है नहीं, ठीक है? ये वो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से सब जानते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। बस उसके नाम हम भूल जाते हैं, तो आप मैं ज़्यादा से यही कहूँगी जितने भी आसन हैं, प्राणायाम हैं, सबके नाम आप ज़रूर याद रखें। एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि हम बार-बार भूल जाते हैं कि ये वाला आसन का ये बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शन था या फिर उस वाले आसन का ये बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शन था। तो प्लीज़ इससे मिस अप ना हो, ठीक है? हमेशा ये चीज़ याद रखें कि कौन से आसन के साथ मतलब किस आसन का क्या बेनिफिट और क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये चीज़ ज़रूर याद रखें। आसन इसमें वैसे मिक्स अप ना कर दें, आसन के नाम भी काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे से सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है? तो उस पे ध्यान दें। ऊपर से वो संस्कृत वर्ड में होते हैं ना, तो थोड़ा टफ भी होता है याद करना, मेमोराइज़ करना भी काफ़ी टफ होता है, ठीक है? बट इसको आप प्लीज़ इसको याद करें और इसके ऊपर फोकस करें। थोड़ा-सा ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान देने का कुछ बात है नहीं, फिजिकल एजुकेशन में उतना भी ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं। बट हाँ, मिक्स्ड अप ना कर दें सारी चीज़ों को कि इस वाले आसन, इस वाले प्राणायाम को इसके साथ मिक्स कर दें, इसका बेनिफिट, उसका कॉन्ट्रडिक्शन इसके साथ एक-दूसरे का स्वैप कर दें, ये वाला सीन बिल्कुल ना करें। और अगर आपको और एक चीज़ मैं फिजिकल एजुकेशन में मुझे जस्ट याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि फिजिकल एजुकेशन में अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और आप कोई आसन के बारे में लिख रहे हो, तो उसका स्टिक डायग्राम आप ज़रूर बना लें। ज़ाकिर सर का चैनल मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको सजेस्ट किया था फॉर फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन के लिए। उनके चैनल में ना आपको स्टिक डायग्राम्स के पीडीएफ मिल जाएँगी, वीडियोज़ मिल जाएँगी, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना एक बार। अगर आप ये स्टिक डायग्राम्स अपने आंसर के बगल में बनाते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालता है वो आपके आंसर का एंड काफ़ी ज़्यादा आंसर का आपके लेवल को भी बूस्ट कर देता है। और बोल्ड करके हेडिंग्स को लिखने की कोशिश करें, बोल्ड करके मतलब लाइक जब किसी आप आसन या फिर प्राणायाम के बारे में लिख रहे हो, तो उसका जो नाम है वो बोल्ड करके लिखें और उसके नीचे उसके बेनिफिट्स फिर कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में लिखें, जो आपसे पूछा जाए। कभी-कभी उसमें क्वेश्चन में ये भी आता है कि एक पर्सन है जो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर ऐसे-ऐसे उसको सिम्पटम्स है, तो वो कौन से डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, अगर वो उसको कौन सा डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है, उसको कौन सा आसन या प्राणायाम परफॉर्म करना चाहिए इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस थोड़ा-थोड़ा ट्रिकी होते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। पीवाईक्यूज़ में आपको ये सारे क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएँगे, आप ज़रूर देखें और एमसीक्यू में भी ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ये सब देखें। और एक पिक्चर बेस भी एमसीक्यूज़ आता है, तो हमेशा जब आप आसन देख रहे हो, ऐसे भी स्टिक डायग्राम के लिए भी आपको इमेजेस का दिमाग में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे भी आपको आसन जितने भी आप पढ़ रहे हो, वो आसन के नाम, उसके बेनिफिट्स, उसके कॉन्ट्रडिक्शन और उसके इमेज और उसका स्टिक डायग्राम को यहाँ छाप लें बिल्कुल भी। और ज़्यादा कुछ फिजिकल एजुकेशन में देखने की ज़रूरत है नहीं। बाकी स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही वीडियोज़ मैं और लाती रहूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ मेरे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियोज़ आपके लिए जितना जल्दी हो सके पॉसिबल हो, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी इसके लिए। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।